हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे मॉडल्स ऑफ एटम, जिसमें हमने थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने रदरफोर्ड स्टार्ट किया था। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में क्या था? अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम वाज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम क्या था? एक स्फीयर था पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें नेगेटिव चार्जेस क्या थे? एम्बेडेड थे। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट था कि पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस वेर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या था? इक्वल था। पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या था? इक्वल था। राइट, है ना? पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल था। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या था? अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स वेर लोकलाइज्ड। इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड थे, मूव नहीं कर रहे थे। बट एक्चुअली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? मूव करते हैं। फिर हमने देखा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या देखना स्टार्ट किया था? सेकंड मॉडल था हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था? देखना बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ना रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम बेसिकली। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल देने के लिए क्या किया था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना? इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इस एक्सपेरिमेंट में ये था कि गोल्ड का यूज क्यों किया गया, है ना? गोल्ड यूज हुआ था क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है, बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल, गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल। गोल्ड को क्यों यूज किया था? गोल्ड को यूज किया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। इसकी थिन शीट बनानी पॉसिबल थी। क्या बनानी? मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी होती है कि इससे क्या हो सकती है? मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, और डक्टिलिटी भी। मेलिएबल का मतलब होता है इसको पीट पीट कर हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको पीट पीट के हम क्या कर सकते हैं? थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है कि हम इसको खींच करके वायर में यानी कि तार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तार में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड फॉइल था, गोल्ड आपका क्या था? मोस्ट मेलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल। गोल्ड फॉइल आपका क्या था? मोस्ट मेलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल। राइट, सबसे ज्यादा मेलिएबल और सबसे ज्यादा डक्टाइल। तो ध्यान रखिए, गोल्ड आपका सबसे ज्यादा मेलिएबल था, इसको थिन शीट चेंज करना पॉसिबल था। थिनेस्ट शीट बन सकता है इसका, बहुत ज्यादा पतली शीट बन सकती है, एक थिन शीट बन सकती है। राइट, इसलिए गोल्ड का यूज हुआ, है ना? तो गोल्ड फॉइल कैसा था आपका? गोल्ड फॉइल दिखने में इस तरह से था। गोल्ड फॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, गोल्ड के एटम्स थे। ठीक है, इस तरह से गोल्ड के एटम्स थे, बीच में न्यूक्लियस आपका इस तरीके से। ठीक है, क्या आपका गोल्ड फॉइल था? क्या था? गोल्ड फॉइल था, है ना? गोल्ड फॉइल। मैंने बोर्ड पे इतना मोटा बना रखा, स्लेब में बहुत पतला होगा। राइट, बोर्ड पे आपको दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना रखा है। गोल्ड फॉइल था। इस पे क्या किया रदरफोर्ड ने? अल्फा पार्टिकल क्या किया? अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करना शुरू किया। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग शुरू की, है ना? इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की क्या की? बम्बार्डिंग शुरू की। किस चीज की बम्बार्डिंग करनी शुरू की? अल्फा पार्टिकल से। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्फा पार्टिकल किस बला का नाम है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ध्यान दें, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ध्यान दे दें, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? इसको, है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसका, है ना, चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है 2 यूनिट का। इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है 2 यूनिट का। कितने यूनिट का? 2 यूनिट का। ठीक है, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। राइट, चार्ज कैसा होता है इनके पास? पॉजिटिव चार्ज होता है। कितने यूनिट का? 2 यूनिट का। कितने यूनिट का? 2 यूनिट का। तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है? 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 यूनिट। इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 यूनिट। ध्यान दें, मास कितना होता है इसका? 4 यूनिट का होता है। मास कितना होता है? 4 यूनिट का मास होता है।
मास क्या होता है 4 यूनिट का। दे आर एक्चुअली हीलियम एटम का न्यूक्लियस। ये क्या होते हैं? हीलियम एटम के न्यूक्लियस होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। क्या होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, राइट। तो रदरफोर्ड ने, अब तक हमें कितनी बातें समझ में आई कि रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, राइट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्यों किया? क्योंकि गोल्ड जो था आपका मोस्ट मेलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट मेटल है, ठीक है, जिसकी थिन शीट बनानी पॉसिबल थी। बहुत ही थिन शीट बनाई, जिसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया गोल्ड फॉइल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराई। किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। क्या है ये? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम व्हिच हैव 4 यूनिट ऑफ मास एंड 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल क्या है आपके? अल्फा पार्टिकल आपके न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम है। हीलियम एटम के न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। वो हीलियम एटम के क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, जिनका जो मास होता है वो कैसा होता है? 4 यूनिट का होता है। मास कैसा होता है? 4 यूनिट का मास होता है। उनका मास कैसा होता है? 4 यूनिट का होता है। अल्फा पार्टिकल्स आर, है ना, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। क्या होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम होते हैं। ये हीलियम एटम के क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। दे आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। दे आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, राइट। तो ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। किसके? हीलियम एटम के होते हैं, जिनका मास क्या होता है? 4 यूनिट का होता है, और चार्ज कैसा होता है? 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है मेनली। आप याद रखने के सारी बातें रख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल आपके न्यूक्लियस होते हैं हीलियम एटम के, ये याद रख सकते हैं, है ना। इनका मास 4 यूनिट का होता है, ये याद रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने की बात यह है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। उसको नहीं भूल सकते, बाकी कुछ भी भूल सकते हैं, ठीक है। जब इनका बम्बार्डमेंट कराया तो हुआ, बम्बार्डमेंट कराया तो होगा क्या? देखो ध्यान दे दो, ठीक है। हुआ क्या? पार्टिकल्स क्या हुआ? सीधे सीधे निकल गए। ज्यादातर पार्टिकल मैं इधर दिखाता हूं, ऐसे सीधे गया, सीधे निकल गया। अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? सीधे निकल गया, ऐसे निकल गए, ठीक है। जस्ट अ सेकंड वेट। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या थे आपके? सीधे जाने शुरू हो गए, इस तरीके से सीधे निकल रहे थे। मैं थोड़ी दूर में दिखाता हूँ, ज्यादा दूर में नहीं दिखाऊंगा, मैं भी ज्यादा दूर में दिखा नहीं सकता, ठीक है। ज्यादातर पार्टिकल क्या है? सीधे निकल रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं? सीधे निकल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ पार्टिकल क्या थे? कुछ एक आध पार्टिकल क्या थे? यहां से क्या कर रहे थे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी किसी एंगल पे क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और कुछ एक आध पार्टिकल ऐसे थे जो वापस आ रहे हैं, है ना। कुछ एक आध पार्टिकल ऐसे थे जो वापस आ रहे हैं, ठीक। कुछ एक आध पार्टिकल ऐसे थे जो वापस आ रहे हैं। कुछ इस तरह का, है ना, स्ट्रक्चर था इसका, है ना, कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे, सॉरी वेट, तो गोल्ड फॉइल में क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई उन्होंने। क्या कराई? तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे, चाहे तो लिख सकते हैं। इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड टुक गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड टुक गोल्ड फॉइल, लिखना स्टार्ट करें। इन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड टुक गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड ने क्या लिया? गोल्ड फॉइल लिया। रदरफोर्ड टुक गोल्ड फॉइल, उन्होंने क्या लिया? गोल्ड फॉइल लिया। तो इन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड टुक गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड ने क्या लिया? गोल्ड फॉइल लिया, है ना। ऑन विच ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, है ना। आपके गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या लिया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया। क्या लिया? गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। इन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना, इसको अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, गोल्ड फॉइल भी बोलते हैं। तो आप लिखें इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड टुक गोल्ड फॉइल, इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड टुक गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड ने क्या लिया? गोल्ड फॉइल लिया। इन, है ना, एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको कि इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड टुक गोल्ड फॉइल एंड ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ओवर इट। उन्होंने क्या किया? बम्बार्डमेंट, है ना, बम्बार्ड करना शुरू किया, बम्बार्डमेंट शुरू की। किसकी? अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। तो बम्बार्डमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन जो है ना, तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ध्यान दें, इन्होंने बम्बार्डिंग की, तो जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? है ना, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की, तो इन्होंने क्या लिखा? ऑब्जर्वेशन कैसा है? देखो ऑब्जर्वेशन किस तरह का है? ऐसा है ना।
कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द एटम। एटम के थ्रू क्या हो रहा है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो जा रहे हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट पास हो रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल के थ्रू बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को ऐसे प्रिंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग स्ट्रेट, are passing straight through the atom, are passing straight through the atom। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे, स्ट्रेट पास हो रहे थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग थ्रू, है ना, पासिंग स्ट्रेट थ्रू द एटम। ये क्या कर रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रहे थे, है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द एटम। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे थे, है ना, स्ट्रेट पास कर रहे थे, एटम के थ्रू कैसे कर रहे थे, स्ट्रेट पास कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट क्या था आपका, सम ऑफ देम वेयर डिफ्लेक्टिंग एट स्मॉल और लार्ज एंगल्स, है ना। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द एटम। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे थे, स्ट्रेट पास हो रहे थे। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे थे, स्ट्रेट पास हो रहे थे। एटम के थ्रू कैसे पास हो रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहे थे। सेकंड था कि सम ऑफ देम वेर डिफ्लेक्टिंग एट स्मॉलर और लार्जर एंगल। स्मॉल या, है ना, बड़े एंगल पे, छोटे या बड़े एंगल पे क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है। वेरी फ्यू मतलब बहुत ज्यादा कम, अराउंड वन इन 12,000, यानी कि बहुत ज्यादा, 12,000 में से आपको कहीं कहीं ये नंबर 20,000 भी दिखेगा, कहीं कहीं ये नंबर 20,000 भी दिखेगा, घबराना नहीं है ना। वेरी फ्यू मतलब, है ना, 12,000 में से अराउंड 1 इन 12,000। वेरी फ्यू मतलब हुआ अराउंड 1 इन 12,000, यानी कि 12,000 में से कोई एक, कहीं कहीं ये नंबर 20,000 दिखेगा कि 20,000 में से कोई एक, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों में से आप कुछ भी लिखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा में से, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा बड़े सैंपल में से कोई एक। वेरी फ्यू अराउंड 1 इन 12,000 क्या है, अल्फा पार्टिकल्स आर बाउंसिंग बैक, राइट। वेरी फ्यू, इट मींस अराउंड 1 इन 12,000 अल्फा पार्टिकल्स आर बाउंसिंग बैक। तो ऑब्जर्वेशन आया थी, है ना, हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तीनों के बेसिस पे मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द एटम। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे, स्ट्रेट पास हो रहे थे। अब मैं आपको रिजल्ट प्रेडिक्ट करना सिखाता हूं। ये साइंटिस्ट ने आपको ऑब्जर्वेशन दिया, है ना, ये तो साइंटिस्ट है, हम लोग क्या बड़े साइंटिस्ट हैं। अभी देखना इसके बेसिस पे हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। आप भी कैलकुलेट करोगे, मैं भी, आपको भी लगेगा हाँ आसान तो है। पहला आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द एटम। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे, स्ट्रेट पास हो रहे थे, है ना, बिल्कुल सीधा पास हो जा रहे थे, यहां से बिल्कुल सीधा पास हो जा रहे थे। अब अगर आप जा रहे हो कहीं से भागते भागते जा रहे हो, कुछ डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, उन अल्फा पार्टिकल को कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, सीधा पास हो जा रहे हैं। इट मींस वी कैन से दैट एटम्स में क्या है, बहुत ज्यादा खाली स्थान है। एटम्स है ना, ए लॉट ऑफ एम्प्टी और वैकेंट स्पेस। एटम्स के पास है बहुत ज्यादा एम्प्टी या वैकेंट स्पेस है। एटम्स के पास बहुत ज्यादा क्या है, खाली स्थान है, वैकेंट स्पेस है। एटम्स है ए लॉट ऑफ एम्प्टी और वैकेंट स्पेस, राइट। तो आपके क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है पासिंग स्ट्रेट थ्रू द एटम। इट मींस क्या है आपका, बहुत ज्यादा क्या है आपका, खाली स्थान है। एटम के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस है ना। एटम के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा खाली स्थान है, बहुत ज्यादा क्या वैकेंट स्पेस है, राइट। सेकंड था सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टिंग एट लार्ज या स्मॉलर एंगल। कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे यहां से कोई डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां से कोई रिपेल हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। कब डिफ्लेक्ट होगा, अभी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना, एक दूसरे को दूर भागते हैं। नेगेटिव चार्ज भी आपके क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। केवल अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, राइट। तो अगर यहां से रिपेल हो रहा है, अगर अल्फा पार्टिकल रिपेल हो रहा है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज।
है ना। अल्फा पार्टिकल किस तरह का चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर वो रिपेल हो रहा है, देखो अगर निगेटिव चार्ज होता तो झट से उसके पास चला जाता। अल्फा पार्टिकल के आसपास अगर कोई निगेटिव चार्ज आता तो अल्फा पार्टिकल उसके पास चला जाता। लेकिन अगर रिपेल हो रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं देयर मस्ट बी ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और ये सेंटर क्या है, न्यूक्लियस। ये सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है। तो रदरफोर्ड पहले थे जिन्होंने न्यूक्लियस का नाम लिया था, न्यूक्लियस को डिफाइन किया था। थॉमसन ने तो ये भी नहीं किया था, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इट मींस देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज का है। न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज का है। न्यूक्लियस किस तरह का है, पॉजिटिव चार्ज का है, क्योंकि वहां से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, राइट। डिफ्लेक्ट होकर क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है। यहां से पता चला, देखो दो बातें। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द एटम। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट पास हो रही है एटम के थ्रू, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहा है, सीधा सीधा पास हो रहा है, राइट। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे, एटम के थ्रू क्या हो रहा है, सीधा सीधा पास हो रहा है, राइट, बिल्कुल ऐसे सीधा पास हो रहा है। इट मींस क्या है, इट मींस एटम में बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, खाली है। बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, खाली है। कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत थोड़े से कुछ है जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्मॉल है लार्ज एंगल पे। इसका मतलब एटम में कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एटम में क्या है, कहीं ना कहीं आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। वेरी वेरी फ्यू अराउंड 1 in 20,000 आर बाउंसिंग बैक। बिल्कुल सीधा वापस आ जाएगा। इससे कुछ बातें पता चलती हैं, देखो कौन कौन सी। अगर बाउंस बैक हो रहा है, ऐसे कहीं आप टक्कर मारते हो, बाउंस बैक हो जाता है, आप टकरा के तेजी से वापस चले जाते हो, इट मींस वो चीज क्या है, बहुत डेंस है। क्या है, बहुत ज्यादा डेंस है। वो चीज क्या है, बहुत ज्यादा डेंस है, और वापस जा रहा है ना। और 12,000 में से एक, यानी कि वो चीज बहुत छोटी है। तो न्यूक्लियस से टकरा करके ये पार्टिकल्स बिल्कुल वापस जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है और बहुत डेंस है। क्यों, क्योंकि 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ही टकरा पा रहा है न्यूक्लियस से। 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ही क्या कर पा रहा है, न्यूक्लियस से टकरा पा रहा है, बाकी टकरा नहीं पा रहे। 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ही न्यूक्लियस से टकरा पा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, 12,000 में से कोई एक टकरा रहा है, राइट। 12,000 में से कोई एक टकरा रहा है, इट मींस क्या है, 12,000 पार्टिकल आपने छोड़े, कोई एक टक्कर मारा। मान लो एक साथ आपने 12,000 छोड़े, किसी एक ने टक्कर मारा। अगर 12,000 में से कोई एक टक्कर मार रहा है, इट मींस न्यूक्लियस क्या है, बहुत छोटा है, और टक्कर मारते ही बिल्कुल बाउंस बैक कर रहा है उसी स्पीड से, मतलब न्यूक्लियस बहुत डेंस भी। तो ये ऑब्जर्वेशन था, उसके बेसिस पे हमने कुछ रिजल्ट बनाए। रिजल्ट मैं लिखूंगा भी, लिखवाऊंगा भी, आप इसको पहले नोट करिए बढ़िया से। आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करिए, फिर मैं आपको रिजल्ट लिखवाता हूँ, है ना, प्रॉपरली। तो होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिजल्ट, हम लिखेंगे रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या लिखेंगे, रिजल्ट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सेकंड रिजल्ट, एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थर्ड रिजल्ट, राइट। हम देखेंगे रिजल्ट, क्या रिजल्ट था उस एक्सपेरिमेंट का, रिजल्ट क्या था, ध्यान देंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, है ना। लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। पहला पॉइंट जो था मैं पहले बताता हूँ कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आपके क्या है, सीधे चले जा रहे हैं। इट मींस एटम के पास क्या है, बहुत ज्यादा खाली स्थान है। तो आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए, है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, रिजल्ट आपका क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द एटम। लिखना स्टार्ट करें, most of the alpha particle are passing straight through the atom, most of the alpha particle are passing straight through the atom, है ना। most of the alpha particle are passing straight through the atom। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, स्ट्रेट पास कर रहा है। it means there is a lot of vacant or empty space, there is a lot of vacant or empty space, vacant or empty space in the atom। एटम के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, वैकेंट स्पेस है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर, राइट। तो क्या मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द एटम, इट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ वैकेंट और एम्प्टी स्पेस इन द एटम, राइट। एटम के अंदर क्या बहुत ज्यादा क्या है, खाली स्थान, है ना। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या आपको बिल्कुल सीधा पास कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पास कर रहे हैं। इट मींस
there is a lot of vacant or empty space in the atom. There is a lot of empty space in the atom, right? Empty space in the atom. सेकंड पॉइंट क्या था, ध्यान दें, सेकंड पॉइंट था, लिखेंगे आप, सेकंड पॉइंट था इस, है ना, few alpha particle were deflecting at smaller or larger angle. लिखें, few alpha particle were deflecting at, few alpha particles were deflecting at a smaller or larger angle. Few alpha particle were deflecting at a smaller or larger angle, है ना. डिफ्लेक्ट कब करेगा, पॉजिटिव चार्ज, जब कोई पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे few alpha particle were deflecting at a smaller or larger angle. It means there is a center of positive charge. It means there is a center of positive charge. ब्रैकेट में लिखेंगे न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यूक्लियस. It means there is a center of positive charge. It means वहाँ पे क्या है, कोई सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, क्या है, सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, है ना. पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है जो कि क्या है, न्यूक्लियस, जिसको उन्होंने नाम दिया है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया था, याद रखना, ठीक है. तो उन्होंने बोला देयर इज ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. थर्ड पॉइंट जो था, है ना, वो ये था कि भाई, है ना, लिखेंगे कि 1 in 20, very few, ब्रैकेट में लिखेंगे अराउंड 1 in 12,000 आर बाउंसिंग बैक. वेरी फ्यू, ना, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 in 12,000 आर बाउंसिंग बैक. वेरी फ्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे अराउंड 1 in 12,000 आर बाउंसिंग बैक. It means nucleus is very dense and small. It means nucleus is very dense and small. Dense and small. Nucleus क्या है, बहुत ज़्यादा dense है, बहुत ज़्यादा small, right? Nucleus क्या है, बहुत ज़्यादा dense है और बहुत ज़्यादा क्या है, small है, right? चलिए, तो बेसिकली रदरफोर्ड के हिसाब से अगर एटम बनाया जाए तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है. आपका न्यूक्लियस जिसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है. न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके किनारे किनारे क्या करता है, रिवॉल्व करता है. इलेक्ट्रॉन उसके किनारे किनारे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर ही आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. डोंट वरी, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किनारे किनारे मूव करते हैं, है ना. रदरफोर्ड ने इसको सोलर सिस्टम से भी कंपेयर किया था, सोलर सिस्टम से, कि जैसे सूर्य जो है बीच में, जैसे सन क्या है, सोलर सिस्टम में सन क्या है, बीच में. सोलर सिस्टम में सन कहाँ है, बीच में, और सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं, सारे प्लैनेट्स उसके किनारे रिवॉल्व करते हैं, है ना. तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एटम को बोला था न्यूक्लियस आपका ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, है ना. और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, ठीक है. कुछ पॉइंट्स आप और लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे लिखें, लिखना स्टार्ट करें. Rutherford compared the structure of atom. Rutherford compared the structure of atom with solar system. सोलर सिस्टम से कंपेयर किया, है ना. आपको तो पता ही चल गया कैसे, है ना. जैसे उधर क्या है, सन के जो चक्कर है, सन के अराउंड जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. क्या होता है, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है. तो क्या लिखा आपने, रदरफोर्ड compared atomic structure. Rutherford compared structure of atom with solar system. है ना. That is nucleus is in between, है ना. nucleus is in between and electrons are revolving around it. Electrons क्या कर रहे हैं, इसके किनारे रिवॉल्व कर रहे हैं. न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. तो कितना स्मॉल होता है न्यूक्लियस, ठीक है. आगे चल के इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी देखेंगे, ठीक है. जो एटम होता है उसके साइज का ऑर्डर होता है, एटम के साइज का ऑर्डर होता है. साइज ऑफ एटम जो होता है, ये अराउंड होता है 10⁻⁻15 मीटर. क्या होता है,
10⁻⁻15 मीटर इसके राउंड का होता है, सॉरी 10⁻⁻10 मीटर के राउंड होता है। क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर के राउंड होता है। वहीं पे जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कितना होता है? 10⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻15 मीटर। साइज ऑफ एटम का ऑर्डर कितना है? 10⁻10 मीटर। एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर कितना होता है? अराउंड 10⁻15 मीटर। इस हिसाब से न्यूक्लियस एटम से कितना छोटा होगा? न्यूक्लियस बिल्कुल छोटा सा होता है, एटम बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे चक्कर लगा रहते हैं, कितना बड़ा? अब एक बार इसको कैलकुलेट करो, राइट? एक बार इसको आप कैलकुलेट करो। तो होपफुली आपने कैलकुलेट किया होगा इसको, ठीक है? तो साइज ऑफ एटम का ऑर्डर कितना? 10⁻10 मीटर। कितना? 10⁻10 मीटर। और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना? 10⁻−15 मीटर। इस हिसाब से 10⁵ का डिफरेंस आ रहा है, 10⁵ का, है ना? फिर से बता रहा हूं, एक्सपोनेंट इन पावर सही से सीख लो बच्चों, है ना? मोल में भी आपको दिक्कत होगी, 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है ना? तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस इज, आप कह सकते हो एटम इज 10⁵ टाइम्स लार्जर, एटम इज 10⁵ टाइम्स लार्जर, एटम इज 10⁵ टाइम्स लार्जर देन न्यूक्लियस। एटम क्या है? 10⁵ टाइम्स लार्जर। एटम क्या है? 10⁵ टाइम्स लार्जर देन न्यूक्लियस। एटम इज 10⁵ टाइम्स लार्जर देन न्यूक्लियस, है ना? एटम क्या आपका? एटम इज 10⁵ टाइम्स लार्जर देन न्यूक्लियस। एटम आपका न्यूक्लियस से 10⁵ टाइम्स यानी कि लाख टाइम, 1 लाख टाइम क्या है आपका? लार्जर है, लाख गुना बड़ा है। या आप यूं कह सकते हो न्यूक्लियस जो है एटम से लाख गुना छोटा है। इट मींस आप समझ रहे हो, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो अगर रूम न्यूक्लियस है तो आपकी सिटी क्या हो सकती है? आपका गांव क्या हो सकता है? एटम हो सकता है। अगर आपके गांव या शहर के बराबर एटम है, अगर आपके गांव या शहर के बराबर एटम है, बच्चों समझना ध्यान से, अगर आपके गांव या शहर के बराबर एटम है तो न्यूक्लियस कैसा? आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो वो रूम है। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो रूम अगर आपका न्यूक्लियस है तो एटम क्या आपका गांव इतना बड़ा है, ठीक है? इतना बड़ा आपका एटम, राइट? तो साइज ऑफ एटम किस ऑर्डर का होता है? 10⁻10 मीटर का। और साइज ऑफ द न्यूक्लियस का होता है 10⁻15 मीटर का। साइज ऑफ एटम 10⁻10 मीटर, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर। 10⁵ का डिफरेंस है, लाख गुना बड़ा है। एटम कितना है? लाख गुना बड़ा है न्यूक्लियस, राइट? तो ये था आपका। तो इन्होंने कंपेयर किया, रदरफोर्ड ने कंपेयर किया अपने एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम से। किससे? सोलर सिस्टम से। कि सोलर सिस्टम में जैसे सन बीच में होता है, सन कहाँ होता है? सोलर सिस्टम में सन कहाँ होता है? बीच में होता है। और इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। वैसे ही है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस बीच में होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? किनारे किनारे रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? किनारे किनारे रिवॉल्व करते हैं। अब बात करेंगे क्या है ड्रॉबैक रदरफोर्ड, ठीक है? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, ठीक है? हमारा अगला टॉपिक है ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है? ये ड्रॉबैक को समझने के लिए थ्योरी समझनी पड़ेगी जिसको जेम्स मैक्सवेल ने दिया था। जेम्स मैक्सवेल की, आप चाहे तो याद रखें चाहे ना याद रखें, जेम्स मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, ईएम थ्योरी, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्या आपका जेम्स मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसके हिसाब से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है ना? जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से, जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी क्या करता है? लूज करता है। यानी कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में, कोई चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज है, वो कहाँ है? एक्सेलरेशन में। कहाँ है? एक्सेलरेशन में। जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से, जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेशन में, किसमें है? एक्सेलरेशन में, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है
तो एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। ठीक है, एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी लूज करेगा, न्यूक्लियस के किनारे किनारे मूव करते हुए अगर ये लूज करेगा, ध्यान दो कि आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन कैसा कर रहा है, आपका एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज करता जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लूज करता जाएगा इस थ्योरी के हिसाब से, है ना। ये थ्योरी आप चाहो तो याद रखो, चाहो तो भूल जाओ, ये थ्योरी आपके काम की नहीं है। बस आप लिमिटेशन याद रखना रदरफोर्ड का कि न्यूक्लियस बीच में, न्यूक्लियस आपका किस तरह का, पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन यहाँ है, घूम रहा है इसके किनारे। अगर ये कंटिन्यूअस एनर्जी लूज करेगा तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। अगर एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास आता जाएगा। धीरे धीरे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास आता जाएगा और फाइनली कोलैप्स कर जाएगा। फाइनली क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो जो जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, उसके हिसाब से कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में तो एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, है ना। जेम्स मैक्सवेल के हिसाब से, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में तो एनर्जी लूज करेगा। और एनर्जी लूज करेगा अगर, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियस में आकर के क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, है ना। न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि एटम स्टेबल रहेगा ही नहीं, एटम स्टेबल रहेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके भिड़ जाएगा ना, कोलैप्स कर जाएगा, तो एटम स्टेबल बचेगा ही नहीं। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन, लिखेंगे रदरफोर्ड कुडंट। ड्रॉबैक क्या है, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक या लिमिटेशन क्या है, लिखेंगे रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना। रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड कुडंट, ही कुडंट एक्सप्लेन stability of atom. He couldn't explain stability of atom. He couldn't explain stability of atom. रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिफाइन नहीं कर पाया। आगे लिखेंगे, इसी में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गिवन बाय जेम्स मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी given by James Maxwell. According to electromagnetic theory given by James Maxwell, a charged particle lose energy while doing accelerated motion. According to electromagnetic theory given by James Maxwell, a charged particle lose energy while doing accelerated motion. It means electron will finally collapse into nucleus. It means electron will finally collapse into nucleus. And stability of atom is not defined by Rutherford. Right? सिंपल सी बात है कि स्टेबिलिटी रदरफोर्ड ने एटम की डिफाइन नहीं की। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि रदरफोर्ड का गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट क्या था, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एटॉमिक मॉडल कैसे निकला, है ना। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमने सीखा और उसका ड्रॉबैक भी सीखा, राइट। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।